माओ ज़ेतुंग कौन था? माओ ज़ेतुंग ने 1949 से 1959 तक अवामी जमहूरिया चीन के चेयरमैन की हैसियत से खिदमात अंजाम दी और 1935 से अपनी मौत तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत की। माओ की ए ग्रेट लेप फॉरवर्ड और सकाफती इनकलाब का गलत तस्वुर किया गया था और उसके तबाहकुन नताइज बरामद हुए थे, लेकिन चीन की खुद इन्हिसारी पर जोर देने समेत उनके बहुत से मकासद आम तौर पर काबिल सिताइश थे। इब्तिदाई जिंदगी 19वीं सदी के अवाखिर में चीन अपने शानदार माजी का एक हॉल था जिसकी क़यादत खस्ता हाल चिंग खानदान ने की थी। माओ ज़ेतुंग 26 दिसंबर 1893 को चीन के सूबे हिनान के इलाके शोशान की एक किसान बरादरी में एक ऐसे किसान घराने में पैदा हुए थे जिसने अपनी 3 एकड़ जमीन पर कई नस्लों से खेती की थी। इस वक्त बहुत से चीनी शहरियों के लिए जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन माओ का खानदान ज्यादातर से बेहतर था। उनके मुतलक अल-अनान वालिद माओ ज़ेतुंग एक खुशहाल अनाज डीलर थे और उनकी वालिदा वैन कुम एक परवरिश करने वाले वालिदैन थे। माओ ने 8 साल की उम्र में अपने गांव के एक छोटे से स्कूल में तालीम हासिल की। 13 साल की उम्र तक वो खेतों में कल वक्ती काम कर रहे थे, तेजी से बेचैन और पुरजोश होते जा रहे थे। 14 साल की उम्र में माओ ज़ेतुंग के वालिद ने उनके लिए शादी का इंतजाम किया, लेकिन उन्होंने इसे कभी कबूल नहीं किया। जब वो 17 साल के हुए तो उन्होंने सूबा हिनान के दारुल हुकूमत चेंगशा के एक सानवी स्कूल में दाखिला लेने के लिए घर छोड़ दिया। 1911 में जनहुआ इनकलाब बादशाहत के खिलाफ शुरू हुआ और माओ इनकलाबी फौज और कोमंतांग नेशनलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। चीनी सियासतदान सुन आत सीन की क़यादत में कोमंतांग ने 1912 में बादशाहत का तख्ता उलट दिया और जमहूरिया चीन की बुनियाद रखी। चीन और अपने लिए एक नए मुस्तकबिल के वादे से मुतासिर होकर माओ ने मुल्क में सियासी और सकाफती तब्दीली ओहे का लुत्फ उठाया, कम्युनिस्ट नजरिए की तरफ बढ़ी। 1918 में माओ ज़ेतुंग ने हिनान फर्स्ट नॉर्मल स्कूल से ग्रेजुएशन किया, एक सर्टिफाइड टीचर बन गया। इसी साल इसकी मां का इंतकाल हो गया और उसे घर लौटने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। उन्होंने बीजिंग का सफर किया, लेकिन मुलाजमत तलाश करने में नाकाम रहे। आखिरकार उन्होंने बीजिंग यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन असिस्टेंट की हैसियत से एक ओहदा हासिल किया और कुछ क्लासों में शिरकत की। तकरीबन इसी वक्त उन्होंने कामयाब रूसी इनकलाब के बारे में सुना जिसने कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन कायम किया। 1921 में वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इफ्तिताही अरकान में से एक बन गए। 1923 में चीनी रहनुमा सुन आत सीन ने चीनी कम्युनिस्टों के साथ फ़ाल ताउन की पॉलिसी का आगाज किया, जिनकी ताकत और तादाद में इजाफा हुआ था। माओ ज़ेतुंग ने कोमंतांग और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों की हिमायत की थी, लेकिन अगले चंद सालों में उन्होंने लेनिनिस्ट नजरियात को अपनाया और उनका ख्याल था कि किसानों से अपील करना एशिया में कम्युनिज्म कायम करने की किलीद है। वो पार्टी की सफ़ों में एक नुमाइंदा असेंबली और फिर पार्टी की शिंघाई शाख के एग्जीक्यूटिव की हैसियत से उभरे। सुन आत सीन की मौत और लॉन्ग मार्च 1925 में चीनी सदर सुन आत सीन का इंतकाल हो गया और उनके जानिशीन चियांग काई शेक कोमंतांग के चेयरमैन बन गए। सुन आत सीन के बरक्स चियांग ज्यादा कदामत पसंद और रिवायती था। अप्रैल 1927 में उन्होंने इत्तेहाद तोड़ दिया और कम्युनिस्टों के खिलाफ पुरतशद्दुद सफाई का आगाज किया, बहुत से लोगों को कैद कत्ल कर दिया। इस सितंबर में माओ ज़ेतुंग ने कोमंतांग के खिलाफ किसानों की एक फौज की क़यादत की, लेकिन इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। फौज की बाकियात जियांगसी सूबे की तरफ भाग गईं, जहां उन्होंने दोबारा मुनज़्ज़म किया। माओ ने जियांगसी के पहाड़ी इलाके में सोवियत जमहूरिया चीन के क़याम में मदद की और छोटी सी जमहूरिया के चेयरमैन मुंतखब हुए। उन्होंने गोरिला जंगजुओं की एक छोटी लेकिन मजबूत फौज तैयार की और पार्टी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी मुखालिफिन को तशद्दुद और फांसी देने की हिदायत की। 1934 तक जियांगसी सूबे में कम्युनिस्टों के कंट्रोल में 10 से ज्यादा इलाके थे। चियांग काई शेक उनकी कामयाबी और बढ़ती हुई तादाद के बारे में परेशान हो रहे थे। कम्युनिस्टों के मजबूत ठिकानों पर छोटे छोटे छापों और हमलों ने उनकी हौसला शिकनी नहीं की थी। चियांग ने दलील दी कि अब वक्त आ गया है कि कम्युनिस्ट असर और रसूख को खत्म करने के लिए खित्ते में बड़े पैमाने पर फतह हासिल की जाए। अक्टूबर 1934 में चियांग ने तकरीबन 1 लाख सरकारी अफवाज जमा की और कम्युनिस्टों के गढ़ का मुहासरा कर लिया। माओ को आने वाले हमले के बारे में खबरदार किया गया था। दूसरे रहनुमाओं के साथ कुछ शदीद बहस के बाद, जो सरकारी अफवाज के खिलाफ हतमी मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहते थे, उन्होंने उन्हें कायल किया कि पीछे हटना बेहतर हरबा। अगले 12 माह तक 1 लाख से जायद कम्युनिस्ट और उनके जेर कफालत अफराद मगरबी और शुमाल की जानिब सफर करते रहे, जिसे लॉन्ग मार्च के नाम से जाना जाता है। ये अंदाजा लगाया गया था कि असल 100,000 में से सिर्फ 30,000 अफराद सफर में जिंदा बच सके। जैसे ही ये खबर फैली कि कम्युनिस्ट कोमंतांग के हाथों कत्ल आम से बच गए हैं, बहुत से नौजवान आनान की तरफ हिजरत कर गए। यहाँ माओ ने अपनी तकरीरी सलाहियतों को बरोए कार लाया
और रजाकारों को उनके मकसद में वफादारी के साथ शामिल होने की तरगीब दी क्योंकि वो चोटी के कम्युनिस्ट रहनुमा के तौर पर उभरे थे। जापान च तनाज़ा और माओ का इक़्तिदार में आना। जुलाई 1937 में जापानी शाही फौज ने चीन पर हमला किया, जिसने चियांग काई शेक को नानकिंग में दारुल हुकूमत से फरार होने पर मजबूर किया। चियांग की अफवाज ने जल्द ही साहिली इलाकों और ज्यादातर बड़े शहरों का कंट्रोल खो दिया। 2 महाजों पर जंग लड़ने में नाकाम, चियांग ने जंग बंदी और हिमायत के लिए कम्युनिस्टों से राब्ता किया। इस अरसे के दौरान माओ ने खुद को एक फौजी रहनुमा के तौर पर कायम किया और इत्तेहादी अफवाज की मदद से जापानियों से लड़ने में मदद की। 1945 में जापानी शिकस्त के साथ माओ ज़ेतुंग पूरे चीन को कंट्रोल करने पर अपनी नजरें मरकूज करने में कामयाब हो गए। खास तौर पर अमेरिका की जानिब से मखलूत हुकूमत कायम करने की कोशिशें की गईं, लेकिन चीन एक खूनरेज खाना जंगी की तरफ चला गया। 1 अक्टूबर 1 को बीजिंग के तियानमन स्क्वायर में माओ ने अवामी जमहूरिया चीन के क़याम का ऐलान किया। चियांग काई शेक और उसके पैरोकार ताइवान के जजीरे की तरफ भाग गए, जहां उन्होंने जमहूरिया चीन की तश्कील की। अगले चंद सालों में माओ ज़ेतुंग ने वसी पैमाने पर ज़मीनी इस्लाहात का आगाज किया, कभी कायल करने के जरिए और कभी जबर के जरिए। जब वो जरूरी समझते थे तो तशद्दुद और दहशत का इस्तेमाल करते थे। उसने जंगी जमीन पर कब्जा कर लिया और उसे लोगों के कम्युनिज्म में तब्दील कर दिया। उन्होंने चीन में मुस्बत तब्दीलियां की, जिनमें ख्वातीन की हैसियत को फरोग देना, स्कूलों की आबादी को दुगना करना और खानदगी को बेहतर बनाना और सेहत की देखभाल तक रसाई में इजाफा करना शामिल है, जिससे मुतवक्के उम्र में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ। लेकिन शहरों में माओ की इस्लाहात और हिमायत कम कामयाब रही और उन्होंने अदम इत्मीनान को महसूस किया। 1956 में उन्होंने 100 फ्लावर्स मुहिम का आगाज किया और जमहूरी अंदाज में दूसरों को अपने खदशात का इजहार करने की इजाजत दी। माओ ने वसी पैमाने पर मुफीद ख्यालात की उम्मीद की, अपनी पॉलिसियों पर सिर्फ हल्की तनकीद की तवक्को की। इसके बजाय उन्हें सख्त सरजनिश का सामना करना पड़ा और शहरी दानिश्वरों की तरफ से शदीद रद्द अमल से वो हिला कर रह गए। कंट्रोल खोने के खौफ से उन्होंने मजीद इख्तिलाफ राय को बेरहमी से कुचल दिया। लाखों चीनियों को दाएं बाजू का लेबल लगा दिया गया और हजारों को कैद कर दिया गया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नताइज। जनवरी 1958 में माओ ज़ेतुंग ने ज़री और सनती पैदावार को बढ़ाने की कोशिश करते हुए ग्रेट लीप फॉरवर्ड का आगाज किया। इस प्रोग्राम ने बड़े ज़री कम्युनिज़ कायम किए, जिनमें 75,000 अफराद खेतों में काम कर रहे थे। हर फैमिली को मुनाफा का एक हिस्सा और जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। माओ ने ज़राअत और सनती पैदावार दोनों के बारे में मिसाली तवक्कुआत कायम की थीं। उनका ख्याल था कि मुल्क चंद दहाइयों में एक सदी की तरक्की कर सकता है। 3 साल के सैलाब और खराब फसलों ने एक मुख्तलिफ कहानी बयान की। ज़री पैदावार तवक्कुआत के करीब नहीं आई थी और स्टील की बड़े पैमाने पर पैदावार की खबरें गलत साबित हुई। 1 साल के अंदर ही एक खौफनाक कहत पड़ा और पूरा गांव भूख से मर गया। इंसानी तारीख के बदतरीन कहत में 40 और 1959 के दरमियान एक अंदाजे के मुताबिक 1961 मिलियन अफराद भूख से मर गए। ये वाज़ेह हो गया कि माओ इनकलाब को मुनज़्ज़म करना जानता था, लेकिन वो मुल्क चलाने में मुकम्मल तौर पर नाअहल था। तबाही का पैमाना कौम और दुनिया से पोशीदा था। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के आला सतही रहनुमा ही जानते थे और माओ के हिफाजती दायरे ने कहत की बहुत सी तफसीलात उनसे महफूज रखें। ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नाकामी के नतीजे में 1962 में माओ ज़ेतुंग को खामोशी से साइडलाइन पर धकेल दिया गया और उनके हरीफों ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। 25 साल में पहली बार माओ क़ियादत में मरकजी शख्सियत नहीं थे। जब वो अपने वक्त की वापसी का इंतजार कर रहे थे, एक पुरजोश हामी बा ने माओ की कुछ तहरीरों को चेयरमैन माओ से इक्तबासात के उन्वान से एक हैंडबिक में जमा किया। लिटिल रीड बिक के नाम से जाना जाता है। इसकी कापियां तमाम चीनियों के लिए दस्तयाब थी। सकाफती इनकलाब 1966 में माओ ज़ेतुंग ने अपनी सियासी वापसी की और सकाफती इनकलाब का आगाज किया। मई में दरियाए यांगज़े में एक इज्तिमा में शिरकत करते हुए 73 साला माओ ने नदी में कई मिनट तक तीर कर देखा। उनके हरीफों को पैगाम ये था, देखो मैं वापस आ गया हूँ। बाद अज़ां उन्होंने और उनके करीबी साथियों ने हजारों नौजवान हामियों पर मुश्तमिल अवामी रैलियों के एक सिलसिले की कोरियोग्राफी की। उन्होंने दुरुस्त अंदाजा लगाया कि नौजवानों को ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नाकामी और उसके बाद के कहत के बारे में ज्यादा याद नहीं हो। कंट्रोल हासिल करने के लिए एक क्लासिकी आमिराना तरीकाकार में माओ ज़ेतुंग ने एक बहरान पैदा किया जिसे सिर्फ वो ही हल कर सकते थे। माओ ने अपने पैरोकारों को बताया कि चीन में बुर्जवा अनासिर सरमायादारी की बहाली का इरादा रखते हैं और ऐलान किया कि इन अनासिर को मुआशरे से खत्म किया जाना चाहिए। इसके नौजवान पैरोकारों ने रीड गार्ड्स की तश्कील की और नापसंदीदा अफराद को बड़े पैमाने पर पाक करने की क़ियादत की। जल्द ही माओ दोबारा कमान में आ गया। 100 फ्लावर्स मुहिम के दौरान मिलने वाले इनकार को दोहराने से रोकने के लिए माओ ने चीन के स्कूलों को बंद करने का हुक्म दिया,
और शहरों में रहने वाले नौजवान दानिश्वरों को सख्त दस्ती मशक्कत के जरिए दोबारा तालीम हासिल करने के लिए देही इलाकों में भेज दिया गया। इनकलाब ने चीन के रिवायती सकाफती वर्से को तबाह करने के साथ साथ मुल्क में आम माशी और मुआशरती अफरा-तफरी पैदा की। इसी दौरान माओ की शख्सियत में बेपनाह इजाफा हुआ। विरासत और मौत। सना 1972 में चीन की तारीख में अपने मकाम को मजीद मुस्तहकम करने के लिए माओ ज़ेतुंग ने अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन से मुलाकात की, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तनाव में कमी आई और आलमी खिलाड़ी के तौर पर चीन की अहमियत में इजाफा हुआ। मुलाकातों के दौरान ये वाज़ेह हो गया कि माओ की सेहत खराब हो रही है और ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया गया था, क्योंकि माओ हमेशा अपने बयानात इरादों में वाज़ेह नहीं। माओ ज़ेतुंग 9 सितंबर 1976 को 82 साल की उम्र में चीन के शहर बीजिंग में पार्किंसन की बीमारी की पेचीदगियों की वजह से इंतकाल कर गए। उन्होंने चीन और मगरिब दोनों में नस्ल कशी के इफरीत और सियासी जहानत के तौर पर एक मुतनाज़ा विरासत छोड़ी। सरकारी तौर पर चीन में वो एक अजीम सियासी हिकमत अमलीकार और फौजी मास्टरमाइंड, कौम के नजात दहिंदा के तौर पर बहुत एहतराम किया जाता है। ताहम चीन को तिजारत और मार्केट की तिजारत के लिए बंद करने और रिवायती चीनी सकाफत को खत्म करने की माओ की कोशिशों को उनके जानिशीनों ने बड़ी हद तक मुस्तरद कर दिया। अगरचे चीन की खुद इन्हिसारी और तेजी से सनतकारी पर उनके जोर को 20वीं सदी के अवाखिर में चीन की तरक्की की बुनियाद रखने का सहरा दिया जाता है, लेकिन उनके सख्त तरीकों और किसी भी ऐसे शख्स के तईं बेहिस्सी को बड़े पैमाने पर सरजनिश की गई है जिसने इसे मुकम्मल एतमाद और वफादारी नहीं दी।